हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परख मॉडल सेट का सॉल्यूशन। मॉडल सेट 3 का सॉल्यूशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा आपका रिस्पांस आ रहा है और आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा मटेरियल यूट्यूब पर दिया जा रहा है। MCQ क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स अभी आपको रिवीजन कराए जा रहे हैं। आप हमारे से जुड़िए और अपना रिजल्ट को बेहतर करने की ओर एक कदम बढ़ाइए। विशेष जानकारी 2026 में शामिल होने वाले वैसे बच्चों के लिए है जो कि क्लास 11th में है। वो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़कर अभी क्लास 12 में जाएंगे और उनके लिए नया कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। मॉडल सेट 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स, क्लास 12 फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। डायपोल क्या होता है बच्चों? नाम से ही पता चल रहा है। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब चार्ज। जहाँ पर दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है। दोनों के बीच कुछ सर्टेन डिस्टेंस होता है। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, दोनों के बीच दूरी है वो 12 हो गई। यही जो सिस्टम है इसी को कहते हैं हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसी डायपोल को उठाकर रखा जा रहा है कहाँ पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जैसे ही हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इस पर एक टॉर्क लगने लगता है। अब टॉर्क क्या है? टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो किसी वस्तु को रोटेट कराने का काम करता है, घुमाने का काम करता है। तो मान लीजिए यही पेन है, ये डायपोल जैसा है, इसको हम उठाकर रख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पेन क्या करेगा? अपने एक्सिस पर रोटेट होना शुरू कर देगा, ऐसे घूमना चालू कर देगा। तो आंसर हो जाएगा एक टॉर्क उस पर लगता है। दो चार्ज स्पेयर्स हैं, उनके बीच को सेपरेशन जो है वो डिस्टेंस d है और वे दूसरे पर फोर्स F लगा रहे हैं। दो चार्ज हैं, देखिए इनके बीच के दूरी को हम लोगों ने d मान लिया और ये दोनों दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको F मान लिया। अगर बोल रहा है चार्ज को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी डबल और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, तो जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा, यही निकालना है। बिल्कुल आसान है। हम लोग जानते हैं कूलम के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर कूलम फोर्स का फार्मूला है। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, जो कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड को पता करने का फार्मूला है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया गया? दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया गया, 2Q1 2Q2 और यहाँ पर 2R का होल स्क्वायर। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, स्क्वायर है तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा फिर तो वही Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, फिर से तो वही चीज़ हो गया। तब इसका मतलब जो आंसर होगा वही F होगा। जितना फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स बाद में लग रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज का वो क्या होगा वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया, रिलीज किया गया, मतलब कि छोड़ा गया। कहाँ से छोड़ा गया? हाँ, रिलीज फ्रॉम रेस्ट,
विराम अवस्था से उसको छोड़ा गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज चला गया, तब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा। हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला, जो रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा था पिछले सेट में आया था, E बराबर माइनस डी वी बटा में डी आर। अब आप यहाँ देख रहे हैं माइनस साइन लगा हुआ है, और फिजिक्स में माइनस साइन का मतलब होता है डिक्रीज होना, घट जाना। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। घट जाएगा क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अलॉन्ग में उसी दिशा में मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस व्हिच टोटल सम इज नॉट जीरो। मतलब ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, मतलब चार्ज का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तब वहाँ पर उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है? बहुत ही आसान है। जैसे आप प्लस क्यू चार्ज लेते हैं तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे गोल गोल बनेगा। तो ये गोल बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा बनेगा? स्फीयर्स बनेगा, गोले होंगे। देखिए फिगर से भी आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि उसमें जो बनेगा वो गोल होगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, दो तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में। पहले उन दोनों का हम आपको रिजल्ट लिखकर समझाते हैं, तब आपको इसका आंसर समझ में आएगा। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज में R बराबर होता है बच्चों R1 R2 डैश 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 Rn तक। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तब वहाँ पर रिजल्ट होता है बच्चों R1 बटा R, 1 बटा R1, 1 बटा R2 डैश 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 1 बटा Rn। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होगा? उसका वैल्यू तो बटा में है, मतलब कि वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा आ रहा है, अगर वो डायरेक्ट रहता तो बढ़ता जाता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग उसका वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, एक व्हीट स्टोन ब्रिज में, अच्छा ये फिर से ये क्वेश्चन आ गया। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। हमने सेट 2 भी सॉल्व किया था, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। सेट 2 में यही सेम क्वेश्चन आया था बच्चों, और उसका आंसर हमने वहाँ डिस्कस किया था कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, उनके जगह को बदल दिया जाए, तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। छठा का आंसर हो जाएगा सी, नॉट चेंज। 7 नंबर क्वेश्चन एक सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। एक करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज मैग्नेटिक डाइपोल। एक कॉइल है, कॉइल मतलब ऐसे गोल रहेगा, उसमें करंट पास हो रहा है, वो मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। सही है। एरिया उसका अगर ए हो, मैग्नेटिक मूवमेंट उसका एम हो, तो उससे करंट कितना पास होता है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एम से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है करंट इनटू एरिया। कितना करंट पास कर रहा है और उस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो ए लिख दिया मैंने। अब आपसे यही फार्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट कितना होगा, कुंडली में बहने वाली धारा करंट, तो यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों? आई बराबर एम बटा ए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया ना। बस इसी तरह के क्वेश्चन जैक में पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई एनसीईआरटी से और एचसी वर्मा और बहुत बड़े बड़े बुक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, बिल्कुल सही दिशा में आपको हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर बने रहिए, सारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है। फिजिक्स के एग्ज़ाम के ठीक पहले आप मैराथन क्लास में आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन जो एकदम 21 तारीख को आएंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आंसर हो गया इसका M बाई A, बिल्कुल आसान सा। व्हेन ए करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू ए कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस। देखिए यही क्वेश्चन घुमाकर दूसरे तरीके से भी पूछता है। अभी बोल रहा है कि एक कंडक्टर है, तार का टुकड़ा है, इससे करंट I पास हो रहा है।
तब इसके चारों तरफ क्या बनेगा। बहुत ही बार हम लोग डिस्कस किए हैं, जब कोई कंडक्टर रहता है उससे अगर करंट पास करेगा तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा बच्चों, चारों तरफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, यही क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा दे आपसे, क्वेश्चन यही रहेगा, लैंग्वेज यही रहेगा, बस एक वर्ड का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर दे दिया है करंट, विद्युत धारा, अगर इसके जगह अगर उसने जोड़ दिया मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, एक गतिमान आवेश, क्वेश्चन है कि गतिमान आवेश किस तरह का फील्ड बनाता है, तब आपका उत्तर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिर्फ विद्युत धारा का, विद्युत धारा के चारों तरफ या विद्युत धारा के कारण किसी कंडक्टर के चारों तरफ बनने वाला कौन सा क्षेत्र होता है, याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। VBI क्वेश्चन है, नोट कर लो आप लोग, एकदम अपना नोट कॉपी में इसको लिख लो। आप लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर उसका आंसर देखकर भूल जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब वीडियो चल रहा है साथ में अपना नोट कॉपी रखिए और आंसर फटाफट नोट करते जाइए, तो आपके दिमाग में वो एकदम फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक मैग्नेटिक नीडल को रखा गया है केप्ट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। पहले हम लोग बात किए थे, देखे थे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो टॉर्क लगा था। अब हम लोग कहाँ रख रहे हैं उसको, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सभी को पता है, एक ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। ठीक, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जैसा, एक बराबर, और नॉन यूनिफॉर्म उसका उल्टा है, कहीं ज़्यादा कहीं पर कम। बिल्कुल आसान शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर कहीं पर, इतना आसानी से और इतना डिटेल में आप लोग को हम बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और इसका पूरा लाभ उठाइए, तब इसका आंसर क्या होगा। यह क्या अनुभव करेगा, ये एक फोर्स और एक टॉर्क दोनों को अनुभव करेगा, एक बल को भी अनुभव करेगा और एक टॉर्क को, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बलाघूर्ण, तो उसको भी ये अनुभव करेगा, एक फोर्स एंड ए टॉर्क। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। एक चुंबक बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सॉफ्ट आयरन नहीं, निकेल नहीं, कॉपर नहीं, स्टील बिल्कुल सही है। स्टील का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है परमानेंट मैग्नेट को बनाने में। 11 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो किससे स्वतंत्र होता है, किससे उसको कोई मतलब नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो फ्लक्स से तो मतलब है ही, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला ही होता है। अभी हम लोग इसके पहले वाले सेट में ये डिस्कस किए थे, फाई बराबर, सॉरी ये होगा, ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, ई बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये तो चेंज इन फ्लक्स तो हुआ ही, तो इस पर करेगा, टाइम आया ही, टाइम पर करेगा ही, रेजिस्टेंस पर भी करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर n अगर लगा दें तो यहाँ पर n अगर हम लोग, ये एक टर्न के लिए हो गया, ये हो गया फॉर 1 टर्न के लिए। अगर हमको लिखना हो n टर्न्स के लिए, फॉर n टर्न्स के लिए, तो हमको यहाँ n को लगाना पड़ेगा माइनस n डी फाइव बाई डी टी, ये हो जाएगा। तो इस पर भी निर्भर किया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, रेजिस्टेंस से वो इंडिपेंडेंट होता है। लेंज लॉ किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन आया अगला, यही तो था लेंज लॉ, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। और लेंज लॉ आधारित होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये 3 क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार ये रिपीट होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ चार्ज के कंजर्वेशन पर आधारित होता है, किरचॉफ सेकेंड लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित होता है, और ये तीसरा जो आप यहाँ देख रहे हैं कौन सा है बच्चों, लेंज लॉ। ये तीनों में से एक ना एक तो 100% आना ही आना है, एकदम मेरा गारंटी है, आप लिख लो, 3 में से एक आएगा ही कि ये किस पर आधारित होता है। तो तीनों आपको हम बता दिए,
फिर से सुन लीजिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ चार्ज के कंजर्वेशन पर, किरचॉफ सेकेंड लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन पर, और लेंज लॉ ये भी एनर्जी के कंजर्वेशन पर ही आधारित होता है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो उस डिवाइस का नाम है डायनेमो। हम लोग देखते हैं ना, साइकिल वगैरह में पहले लगा हुआ रहता था, साइकिल का जो पीछे का टायर होता है उसमें एक छोटा सा मशीन लगा रहता था, उसको हम लोग रात को समय टायर से सटा देते थे, तो टायर जब घूमता था तो वो भी गोल गोल घूमता था और आगे साइकिल में टॉर्च जलता था। इस घटना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो फ्लक्स जनरेट होता है और वो फ्लक्स करंट को बनाता है, ईएमएफ जो है करंट को बनाता है। तो वहाँ पर जो मशीन लगा रहता है वही है डायनेमो, जो काम क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट करने का, बदलने का। किसको कहाँ बदलता है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। व्हाट हैपेंस टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इज इंक्रीज्ड। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, एक इंडक्टर के द्वारा, मान लो किसी कॉइल में इंडक्टर लगा हो, ये एक सर्किट है, इसमें इंडक्टर लगा है, यहाँ एसी सोर्स हमने लगा दिया, ये इंडक्टर है। तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है एल ओमेगा, और ओमेगा के जगह हम लोग लिखते हैं 2 पाई न्यू। तो यहाँ देख रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर एसी सप्लाई के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो वो क्या होगा, उसका जो रिएक्टेंस है वो भी साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा। मैक्सवेल 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैक्सवेल ने अपने मशहूर इक्वेशन में किस करंट को इंट्रोड्यूस किया था, किस तरह के करंट को उन्होंने बताया था, किसके बारे में हमें जानकारी दी थी, तो वो करंट कौन सा था, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। 16 नंबर, कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन द सोर्स इज। दो तरह का करंट है, मैक्सवेल ने हमें बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, और कंडक्शन करंट जो कंडक्टर की ओर फ्लो करती है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो बोल रहा है कि कंडक्शन करंट कब बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, जब सोर्स कैसा हो, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हो, या डायरेक्ट करंट का सोर्स हो, या दोनों में से कोई हो। तो दोनों में से कोई भी करंट का सोर्स हो, दोनों में कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आपस में बराबर हो सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी सही, आइदर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड देन इस मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशीय यंत्र इसको बोलते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे कीटाणुओं और जो जीव जंतु होते हैं बहुत ही आकार में छोटे, उनको देखने का काम करते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। तो बोल रहा है कि अगर उसके लेंथ को हम बढ़ाएंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ को, ऐसे रहता है ना, आप लोग देखे होंगे लैब में लोग ऐसे करके देखते हैं जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, तो यही जो उसका लेंथ होता है, दो लेंस के बीच की दूरी, उसी को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंस की दूरी, लेंथ। तो उसको अगर बढ़ा दें तो उसकी आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर उसका साथ ही साथ बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 17 का ए आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, अपवर्तनांक, इसके पहले वाले वीडियो में आया था। कांच हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो अगर बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर वेवलेंथ बढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, वेवलेंथ कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। इन्वर्स रिलेशन के कारण 18 का बी नंबर सही होगा, घट जाएगा, क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। 19 नंबर, दो सोर्स हैं उनको हम लोग कोहेरेंट कब बोलेंगे, तरंगों के दो स्रोतों को कला संबंध कब कहा जाता है। कला संबंध
मतलब कि उनको कोहेरेंट कब बोलते हैं, तो कोहेरेंट तब होता है जब वो दोनों वेव्स सेम वेवलेंथ को प्रोड्यूस करते हैं और उनके बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस वर्ड बार बार आता है और बार बार आपको हम बताए हैं। फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस। तो दो सोर्स ऑफ लाइट है, सपोज एक एलईडी बल्ब से लाइट आ रहा है और दूसरा हम एक कैंडल जलाएं उससे लाइट आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है। उन दोनों सोर्स को कोहेरेंट कब बोलेंगे, जब दोनों का वेवलेंथ सेम हो, दोनों लाइट्स का, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 19 का, ऑप्शन नंबर डी, बोथ प्रोड्यूसेस वेव ऑफ सेम वेवलेंथ एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, दो वेव्स का आपस में जाकर मिलना। तो जब वेव्स आपस में मिलती हैं तो कुछ होता नहीं, बस उनके एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोबारा बंटवारा होता है। एक वेव का एनर्जी अपना, दूसरा वेव का एनर्जी अपना, दोनों वेव आपस में आकर मिल गई, दोनों के एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो गेन ऑफ एनर्जी, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही मैच कर रहा है, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी। Photoelectric emission for a surface starts only when the incident light on the surface has a certain minimum frequency. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हमको देखने को मिलता है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और उन्होंने बताया था ये एक मेटल सरफेस है। सपोज कोई मेटल सरफेस हम लोग बना देते हैं इस तरह का, ठीक, इसमें जब लाइट रे इंसिडेंट होगी तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये कब निकलता है, ये तब निकलता है जब इस लाइट रे में एक सफिशियंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होता है, एट विच उसमें क्या होता है, ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इम्पॉर्टेंट, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज मिनिमम, नहीं, ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए ज़रूरत है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम आ गए। एक्स रेज आर मेड ऑफ। एक्स रे क्या होती है, एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम आपको हम पहले बता चुके हैं। सबसे पहले है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रे। 7 वेव्स हो गई। ये सातों के सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा 23 का डी नंबर। 24 में अगर रेडियो एक्टिव एटम इमिट करता है गामा रेडिएशन, पिछला सेट में बीटा से क्वेश्चन आया था कि बीटा अगर पार्टिकल निकलता तो क्या क्या प्रभाव पड़ता। इस बार देखिए गामा से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से गामा रे का इमिशन हो रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका रिमेन्स अनचेंज होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो रिमेन अनचेंज होता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लिखते हैं हम लोग सोडियम 2311, तो ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला एटॉमिक मास है। तो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे अगर गामा रे निकल गया तो उसके एटॉमिक नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जस का तस पहले जैसा ही रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। लास्ट हम 25 नंबर पर आते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो ये बोर्स के क्वांटाइजेशन पर आधारित है। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, तीनों सेट में ये क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक से। इसका मतलब बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना बच्चों। बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे, ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स को बताइए, और उससे MCQ क्वेश्चन में हमारे सामने देखने को मिल रहा है। ये जो h/2 पाई था ये था उसके एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम, ये डी नंबर सही आंसर है, कोणीय संवेग से रिलेटेड था। तो इस तरह से आज हमने
सेट 3 के MCQ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में सेट 4 के MCQ के साथ। हम लोगों को सेट 5 तक कंप्लीट करना है। फटाफट आप लोग तैयारी को कंप्लीट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।